अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुकमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में पंजाब के इलाके मुज़फ़्फ़रगढ़ में पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक, हौलनाक और इबरतनाक वाक़े की तफ़सीलात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यकीन मानिए, मैंने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, मैंने ऐसा वाक़या कभी नहीं देखा, ना अपने करियर में ना अपनी सराउंडिंग्स में, कि कैसे एक बेटा अपनी माँ की आंख में आंखें डालकर उसके किरदार पर शक करता है, उस पर डंडों की बरसात करता है, उसको ज़ख्मी कर देता है, उसको सड़क पर छोड़ आता है और महज इस बात पर शक किया जाता है कि उसके यहाँ जो दूसरा बेटा पैदा हुआ है, क्या वो उसके बाप की औलाद है या नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या रूनुमा होता है पंजाब के इलाके मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील जतोई में। आज से 21 साल पहले एक ख़ानदान जिसका सरबरा आशिक हुसैन था, उसकी बेटी की शादी जो है अजमल नामी शख्स से होती है। बेटी का नाम नसरीन और जिस शख्स से शादी हुई उसका नाम अजमल था। शादी के बाद कुछ दिन बाद मालूम होता है कि जो नसरीन है वो प्रेग्नेंट है। घर वाले बहुत खुश होते हैं, जैसे नॉर्मली घरों में खुशी मनाई जाती है, और मिठाइयाँ बांटते हैं, इस चीज़ का जश्न मनाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फैमिली की जो ख़वातीन हैं वो नसरीन को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वहाँ पर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और मालूम ये होता है कि होने वाला बच्चा जो है उसका जेंडर मेल है। तो अब वारिस घर में आने वाला है। इस बात को लेकर पूरे ख़ानदान में खुशी मनाई जाती है कि ख़ानदान का वारिस आ रहा है। मज़ीद मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, मगर किसी को ये नहीं मालूम था कि जिस बेटे की पैदाइश पर वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, 21 साल बाद यही बेटा माँ की जान के दवाले हो जाएगा, उस पर तशद्दुद करेगा अपने बाप के साथ मिलकर। होता क्या है कि नसरीन 8 महीने के बाद अपने बेटे को जन्म देती है अजमल, और इसके घर वालों को इस पर शक होता है कि 8 महीने के बाद बच्चे की पैदाइश, वो भी बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त, प्री मैच्योर, ये डिलीवरी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, इनके जहनों में शक पैदा होता है कि शायद ये बेटा जो है ये अजमल का नहीं, ये पहले से किसी और मर्द के साथ नसरीन के ताल्लुकात थे और ये उसका बेटा है। नसरीन को उस वक्त बहुत बुरा भला कहा जाता है, मारा पीटा जाता है और उसके घर जो है, वालिदैन के घर, वापस भेज दिया जाता है। नसरीन अपने बच्चे को लेकर, नौमौलूद बच्चे को लेकर अपने वालिदैन के घर चली गई। कुछ दिनों के बाद दोनों ख़ानदानों के बड़े बैठे, सुलह हो गई। नसरीन ने पंचायत लगती है, पंचायत में कुरान पाक पर हल्फ लेकर कहा कि ये बच्चा मेरा ही है और मैंने किसी के साथ कभी मुँह काला नहीं किया, ना मेरे ताल्लुकात ऐसे थे। पंचायत ये फ़ैसला करती है कि अब क्योंकि कुरान बीच में आ गया है तो ये ख़ातून नसरीन बिल्कुल ठीक बोल रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये अजमल का ही बच्चा है। दोनों की सुलह सफाई करवाते हैं और नसरीन अपने शौहर के हमरा, अपने ससुराल वालों के हमरा, अपने बच्चे के हमरा अपने घर वापस आ जाती है। मगर अजमल के दिल में ये शक जो है वो मुसलसल पनपता चला जाता है, जो वक्त के साथ साथ आखिरकार जहर बन जाता है। बच्चा जिसका नाम पैदाइश के वक्त शुएब रखा गया, 21 साल गुजर गए और नसरीन को दोबारा औलाद ना हुई। फिर अचानक मालूम हुआ 45 साल की उम्र में, अब से कुछ अरसा पहले, कि नसरीन के यहाँ एक और बेटे की वलादत हुई है, एक और बेटे की पैदाइश हुई है। लेकिन जब ये प्रेगनेंसी का अमल चला तो अजमल जो कि नसरीन का शौहर है, उसने अपने बेटे शुएब के कान भरना शुरू कर दिए कि आज से कई साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और अब 45 साल की तुम्हारी माँ है, मैं उसके करीब नहीं जाता, मेरे उससे कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं, तो ये दोबारा प्रेगनेंसी जो है वो कैसे हो गई है? तो मेरा तो इससे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं, इसने दोबारा कहीं पर गुनाह किया है। तुम्हारी माँ का पहला गुनाह तुम थे और अब तुम्हारी माँ ने एक और गुनाह किया है। शुएब जवान जज्बाती लड़का भड़क उठता है, माँ से पूछता है, चीखता चिल्लाता है। नसरीन जवाब देती है कि ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बाप अजमल का बेटा है। मगर शुएब इस चीज़ को मानने से इनकार कर देता है, इससे अपनी माँ पर शक हो जाता है। अजमल मज़ीद इसके कान भरता है और गैरत पर बात ले आता है कि तुम एक गैरतमंद हो तो अपनी माँ से इस चीज़ का बदला लो। खुद वो पीछे हो जाता है, अपने बेटे को आगे कर देता है। हुआ क्या कि ये 20 अप्रैल को ये वाक़या रूनुमा हुआ। 20 अप्रैल को अजमल शुएब से कहता है, बेटा तुम भी 8 माह के थे जब पैदा हुए, वो तुम्हारी माँ का पहला गुनाह था और ये दूसरा गुनाह है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। इस पर जो शुएब है वो और तैश में आता है। शुएब मज़ीद भड़क उठता है, अपने बाप, अपने दादा और अपने एक और रिश्तेदार के साथ मिलकर नसरीन पर हमला आवर हुआ, यानी अपनी सगी माँ पर हमला आवर हुआ।
ڈنڈوں سے مار مار کر اس نے اپنی ماں کو لہو لہان کر دیا، اس کا برا حال کر دیا، اس کی ٹانگیں بازو تک توڑ دیے گئے اور پھر اسے گلی میں پھینک دیا گیا۔ محلے داروں نے جب دیکھا کہ نسرین جو ہے وہ گلی میں پڑی ہوئی ہے، زخمی حالت میں ہے، تو کسی محلے والے کی خود جرت نہ ہوئی کہ وہ آتے اور اس کو ہاسپٹل شفٹ کرتے۔ پولیس کو بلایا گیا، پولیس نے اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا، اس کا علاج معالجہ کیا گیا، بہت زخمی حالت میں تھی۔ پولیس نے اس کو فورس کیا کہ ایف آئی آر درج کروائی جائے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا شوہر اور یہ میرا بیٹا ہے، میں کسی کے خلاف بھی ایف آئی آر درج نہیں کروانا چاہوں گی، یہ ہمارے گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہے گی۔ یعنی کہاں ہسبینڈ اتنا ظلم کر رہا ہے، بیٹے کو بھڑکا رہا ہے، بیٹے نے ماں پر ہاتھ اٹھایا، اسے لہو لہان کر دیا، اپنے باپ دادا کے ساتھ مل کر اس کو زخمی کر دیا اور اس کو کسی قابل نہیں چھوڑا، لیکن ماں ہے کہ وہ ایف آئی آر درج نہیں کروا رہی۔ لیکن پھر بھی اس میں پولیس نے از خود کارروائی کی، ریڈ کر کے 3 افراد کو قتل کیا۔ سرکار کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا اور شعیب، اجمل، منظور اور اعجاز کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ تمام لوگ جنہوں نے نسرین کو مارا وہ گرفتار ہو گئے، لیکن باپ اور بیٹا یعنی اجمل اور اس کا بیٹا شعیب تاحال گرفتار نہیں ہو سکے اور فرار ہیں۔ یہ 20 سال پرانا واقعہ محض ایک بدگمانی پر مبنی تھا۔ اجمل نے یہ اپنے دل میں پال رکھا تھا اور جب بیٹا بڑا ہوا تو اسے ماں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ جب پنچایت فیصلہ کر چکی تھی اور اجمل کے دل میں اس وقت شک تھا تو اس وقت ہی اس کو چھوڑ دیتا۔ یعنی جب نسرین 45 سال کی ہوئی، 45 سال کی تھی، یا مطلب 21 سال کے بعد اس کا بدلہ لینا یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں تھا، جبکہ نسرین قرآن پاک پہ حلف اٹھا چکی تھی۔ اجمل کو شک تھا، آج کل ٹیکنالوجی اتنی جدید ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جا سکتا تھا، لیکن ہمارے یہاں بیکورڈ ایریاز کے یہ پرابلم ہوتے ہیں کہ وہاں پر عورت کو دبایا جاتا ہے، اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ایویڈنسز کی طرف نہیں جایا جاتا۔ ایک عورت کو مار مار کر زخمی کر دینا، میں آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ یہ کہاں کی مردانگی، کہاں کی غیرت ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ جہالت ہے اور یہ بدترین عمل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور شعیب، اجمل، منظور اور اعجاز کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ تمام لوگ جنہوں نے نسرین کو مارا وہ گرفتار ہو گئے، لیکن باپ اور بیٹا یعنی اجمل اور اس کا بیٹا شعیب تاحال گرفتار نہیں ہو سکے اور فرار ہیں۔ یہ 20 سال پرانا واقعہ محض ایک بدگمانی پر مبنی تھا۔ اجمل نے یہ اپنے دل میں پال رکھا تھا اور جب بیٹا بڑا ہوا تو اسے ماں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ جب پنچایت فیصلہ کر چکی تھی اور اجمل کے دل میں اس وقت شک تھا تو اس وقت ہی اس کو چھوڑ دیتا۔ یعنی جب نسرین 45 سال کی ہوئی، 45 سال کی تھی، یا مطلب 21 سال کے بعد اس کا بدلہ لینا یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں تھا، جبکہ نسرین قرآن پاک پہ حلف اٹھا چکی تھی۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔